हम लोगों का भाग गौ चल रहा है, जो कि खोट्टा शिष्ट साहित्य, उसमें से कुछ को हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज आगे देखते हैं। आगे हम लोग आज उपन्यास पढ़ने वाले हैं। उपन्यास। खोट्टा उपन्यास क्या होता है और इसका स्वरूप किस प्रकार है, लेखन परंपरा कब से ये लिखना चालू हुआ है, देखते हैं। तो उपन्यास शब्द उप और न्यास कर मेल से बनल है। मतलब हुआ उपन्यास शब्द जो है वो उप और न्यास शब्द के मेल से बना है। उप माने नजीक, उप मतलब नजदीक। नजदीक, नजीक मतलब नजदीक। और न्यास माने राखल चीज या कृति। न्यास मतलब हो गया राखल चीज, या फिर आप यहाँ बा लिख सकते हैं या फिर या लिख सकते हैं। या मतलब कृति। मतलब क्या हो गया, उप मतलब हो गया नजदीक और न्यास मतलब हो गया रखा हुआ चीज या फिर कृति। मैनेक, मैनेक मतलब पासे राखल ऐसन कृति जकरा पढ़ल से ऐसन भाव बोध हवे कि ई हमनिए कर जीवन घटना लगे। मतलब पास में रखा ऐसा कृति जिसको पढ़ने से ऐसा मतलब भाव का बोध होता है कि ये हम लोग के ही जीवन का घटना है। यानी ऐसन कई घटना ई ढंग से गाथल जाए कि वो काल्पनिक है के सही लागे। यानी मतलब ऐसा कई घटना इस तरह से गाथा जाता है, मतलब इस तरह से रखा जाता है, फूल का माला का जैसा गाथा जाता है कि वो काल्पनिक होके भी सही लगता है। यही से हम लोग कहानी में भी पढ़े थे। कहानी में भी वही था कि कोई ऐसा घटना जो इस प्रकार रखा जाता है कि काल्पनिक होके भी या मन सोचवा होके भी वो हमें सही लगता है। तो हिंदी से एक बार पूरा बोलते हैं। उपन्यास शब्द उप और न्यास शब्द के मेल से बना है। उप का मतलब नजदीक और न्यास का मतलब हो गया सामने रखी, या सामने रखी कोई मतलब रखी हुई वस्तु या फिर कृति। मतलब हो गया सामने रखी ऐसी, पासे मतलब सामने, यहाँ पास मतलब भी सामने हुआ। सामने रखी ऐसी कृति जिसको पढ़ने से ऐसा भाव का बोध होता है कि ये हम लोग के जीवन का ही घटना है। यानी कि ऐसा ऐसा कई घटना रूप से इस तरह से गाथा जाता है कि वो काल्पनिक होकर भी सच लगता है। उपन्यास में मानव जीवन कर प्रतिनिधित्व रूप रहे कई घटना रहे जो फूलक माला नियर गाछल या फिर गाथल रहे, काल्पनिक है कि सही जान पड़े। वही लिखा हुआ है, उपन्यास में मानव जीवन का प्रतिनिधित्व रूप रहता है और कई घटना फूल का माला का जैसा रहता है गथा हुआ, जो कि काल्पनिक होकर भी सही जान पड़ता है। अब है उपन्यास के तत्व। जिस तरह हम लोगों ने कहानी के तत्व को पढ़ा था, से हम एक ही याद करने से दोनों याद हो जाएगा। उपन्यास का 6 गो तत्व मानल गया है, ऊ है। उपन्यास का 6 तत्व माना गया है, जो इस प्रकार है। पहला हो गया कथा वस्तु, दूसरा हो गया चरित्र या पात्र, तीसरा कथोपकथन या संवाद, जिसको हम लोग संवाद भी बोलते हैं, या फिर बातचीत। देश काल, उसके बाद परिस्थिति व वातावरण। देश काल को परिस्थिति या वातावरण भी कहा जाता है। फिर एक हो गया उद्देश्य। कोई ना उपन्यास लिखने का पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। और भाषा शैली, और इसका भाषा शैली किस प्रकार होना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले कथा वस्तु। उपन्यासे कथा वस्तु भीतरे जे बटखरा रखल गेल है ऊ है कथा सूत्र, मुख्य कथानक, अंतर कथा, उपकथानक, समाचार पत्र। इतना आप लोगों को नहीं याद करना है। जो कहानी का कथा वस्तु है वही याद करना है। कहानी का कथा वस्तु में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कथा वस्तु कहानी के जरूरी तत्व लागे। तो आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा उपन्यास के जरूरी तत्व लागे, कहे कि बिना कथा वस्तु कोनो कहानी, तो वहां हो जाएगा उपन्यास के कल्पना ना करल जाए पारे एकर कथा वस्तु कोनो घटना पर रहे। इसका मतलब ये हो गया कि कथा वस्तु उपन्यास का जरूरी तत्व है, क्योंकि बिना कथा वस्तु का कोई भी उपन्यास का कल्पना नहीं किया जा सकता। और इसमें कथा वस्तु कोई घटना पर, कोई ना कोई घटना पर ही कथा वस्तु रहता है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा लिखा गया है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। चरित्र या पात्र, इसमें भी चरित्र और पात्र को कुछ ज्यादा बड़ा लिखा गया है, तो वो पढ़ लेते हैं। उपन्यासे चरित्र बड़ी मान है, यह उपन्यास जान लगे। उपन्यास में चरित्र का बहुत मान है, मतलब बहुत ज्यादा महत्व है। मान मतलब महत्व। यह
उपन्यासक जान लागे, और चरित्र ही उपन्यास का जान है, मतलब प्राण है। हर उपन्यास कारक मगजे, मगजे मतलब दिमाग में, सब ले आगू चरित्रक कर बिंब बने हैं। सबसे पहले कोई भी उपन्यास अगर कुछ लिखने जा रहा है तो सबसे पहले उसके दिमाग में चरित्र का बिंब बनता है, मतलब इमेज बनता है। ओकरा साकार रूप दिए खातिर, और उसी को साकार रूप देने के लिए कथा वस्तु बना हुआ है, और उसी को साकार बनाने के लिए कथा वस्तु बनाता है और ओकर मूल्यांकन करे है। हर उपन्यासकारो एगो मुख्य पात्र हवे है। हर उपन्यास से एक मुख्य पात्र होता है जकर चरित्र के उभारल निखरल जाए, और उसी के चरित्र को उभारा जाता है, निखारा जाता है। एकर वास्ते मतलब अगर वास्ते मददगार पात्र करो जरूरत पड़े है, और इसके लिए वास्ते मतलब उसके लिए सहायक पात्र का भी जरूरत पड़ता है। कोई कोई उपन्यास मुख्य पात्र चरित्र के निखरवे खातिर सहायक पात्रों के संगे संगे लगे पड़े हैं, और कोई कोई उपन्यास में मुख्य पात्र को उभारने के लिए सहायक पात्र को भी साथ साथ में ले जाना पड़ता है। एकर में कोई खलनायक पात्रों हवे है, एकर बिना मुख्य पात्र, यहाँ पात्र होगा, चरित्र नाय निखरे हैं। और कोई ना कोई खलनायक जरूर होता है, क्योंकि अगर खलनायक नहीं होगा तो फिर वो जो मुख्य पात्र है वो हीरो कैसे बनेगा, इसलिए मतलब खलनायक की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको केवल समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, चरित्र को भी आप कहानी से ही उठा के याद कर लीजिएगा, क्योंकि सेम है सारा। कहानी किधर गया? चरित्र या पात्रों तो वहां कर लीजिएगा, उपन्यास के जरूरी तत्व लागे। पात्र कोई भी हवे पारे, मनवई या मनवई छड़ा दोसर कोई, घटना के मुताबिक पात्रक चरित्र को उभारल जावे। तो आप लोग को सेम यही याद करना है, उतना दिमाग इधर नहीं खराब करना है। इसमें थोड़ा ज्यादा ही पीडीएफ में हो गया है, हटा देंगे, एडिट कर देंगे। कथोपकथन, बातचीत। कथा साहित्य बातचीत का एक माइन है, और कथा साहित्य में बातचीत करने का भी महत्व है। कथा वस्तु में पात्रक चरित्र के निखरवे उभरवे खातिर कथोपकथन के माध्यम बनवल जाए, और जो कथा वस्तु है उसमें पात्र के चरित्र को दिखाने के लिए, निखारने के लिए, उभारने के लिए कथोपकथन मतलब बातचीत को माध्यम बनाया जाता है। फिर देश काल, परिस्थिति व वातावरण, तो आप लोग केवल इसको देश काल भी लिख सकते हैं। पात्रक व्यक्तित्व तो देश काल कर परिस्थिति के मुताबिक उभरहे बा बदले है, और पात्र का जो व्यक्तित्व है वो देश काल कर परिस्थिति के मुताबिक उभरता है या फिर बदलता है। मनुष्य परिस्थिति दास हवे है, और मनुष्य जो है, मनुष्य वो परिस्थिति का दास होता है, मतलब परिस्थिति जिस तरह से होगा उसी प्रकार से वो भी ढल जाता है, मतलब उसी दास होता है, नौकर टाइप का। परिस्थिति और व्यक्तित्व के निखरवे, और परिस्थिति ही उसके व्यक्तित्व को निखाता है। कोई सीधा साधा आदमी क्रूर बा कट्टर कैसे बन जाए, तो परिस्थिति ही करवे है। और कोई भी देखिएगा सीधा सीधा व्यक्ति कभी कभार क्रूर बन जाता है, कट्टर बन जाता है, तो वो भी परिस्थिति के हिसाब से ही बनता है। इसलिए मतलब क्या कहते हैं, कोई भी उपन्यास या फिर कहानी में देश काल का प्रभाव या परिस्थिति या वातावरण का प्रभाव पड़ता ही है। उद्देश्य क्या हो गया, तो उपन्यास जे बा कथा लिखल जाए ओकर पाछू कोनो न कोनो उद्देश्य जरूर है। उपन्यास लिखेगा चाहे कहानी लिखेगा, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर रहे है, कोनो न कोनो जीवन दर्शन रहे है जकरा वो उभारक प्रयास करे है। और उपन्यास लिखने के पीछे कोई ना कोई कारण रहता है, मतलब जीवन दर्शन रहता है, जिसको वो उपन्यास के थ्रू उभारने का कोशिश करता है। भाषा शैली, तो उपन्यासकारक भाषा शैली पाठक के अपन बाटे खींचे हैं, आकर्षित करे हैं। उपन्यासकार का जो भाषा शैली होता है इतना सरल और सहज होता है कि वो पाठक को अपनी तरफ अपन बाटे मतलब अपनी तरफ खींचे है, खींचता है, आकर्षित करता है, कर है। जकर शैली मधुर धारा प्रभाव कर है, वो उपन्यास के पाठक पढ़े ले उठवे है और पूरा पढ़ जाए। और जिसका भाषा शैली मतलब जिसका शैली मधुर धारा प्रभाव करता है, वो उपन्यास को पाठक पढ़ने के लिए बैठता है तो पूरा पढ़ जाता है। तो आप लोग ये वाला जो है ना, इसको कहानी वाला से ही कर लीजिएगा, उसमें थोड़ा लाइन सिंपल है, क्योंकि इतना लिखने का टाइम नहीं रहता है कि आप लोग लिखिएगा अलग अलग और बड़ा बड़ा लिखिएगा, उतना टाइम नहीं रहता है खोट्ठा में लिखने के लिए। फिर एक खोट्ठा उपन्यास साहित्य लेखन परंपरा। खोट्ठा में उपन्यास लिखने का जो लेखन परंपरा है कब से शुरू हुआ, तो
खोट्ठा उपन्यास लिखक परंपराओं पानुरी जुगे से शुरू है। ये परंपराओं लिखा है, इसका मतलब बोला परंपरा भी, खोट्ठा उपन्यास लिखने का परंपरा भी कहानी युग से शुरू हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कविता कहानी जितना है सब पानुरी युग से शुरू हुआ है, तो इसलिए लिख दिया। तो आप लिखिएगा खोट्ठा उपन्यास लिखक परंपरा पानुरी जुगे से शुरू है और उनका साहित्यक संगी विश्वनाथ दसोंधी राय जी साइठक दशके तेतरी नामक उपन्यास लिखल रहत। देखिए, खोट्ठा उपन्यास लिखने का जो परंपरा है वो पानुरी युग से ही शुरू हुआ और उनका साहित्यक संगी मतलब पानुरी जी का जो साहित्य का संगी थे विश्वनाथ दसोंधी राज जी, वो 60 मतलब 60 का दशक से ही दशक में तेतरी नाम का उपन्यास लिखे थे। मगुर विडंबना, मगुर मतलब मगर, विडंबना की वो किताब एखन तक छपल नखे। विडंबना ये है कि 60 का दशक में उनके द्वारा उपन्यास लिखा गया था तेतरी, लेकिन अभी तक ये किताब नहीं छपा है। वजह साफ है कि खोट्ठाई जे बा किताब है, लेखक के आपने छपे पढ़े। इसके पीछे कारण ये है कि खोट्ठा में जो भी किताब है उसको लेखक को खुद ही छपाना पड़ता है। इनकर दूसर उपन्यास भगजोगनी है जे छपल है 2004 में बालिडी खोट्ठा कमेटी बाटले, और इनका पहला उपन्यास तेतरी है, दूसरा उपन्यास है भगजोगनी, ये छपा है 2004 में बालिडी खोट्ठा कमेटी के तरफ से। खोट्ठा उपन्यास पुनर्जागरण काल मैंने 1980, पुनर्जागरण काल मतलब हम बता चुके हैं झाजुग को बोल रहा है, झाजुग काल मैंने 1980 से 2000 कर मांझे लिखायल और छपल है। खोट्ठा उपन्यास पुनर्जागरण काल माने 1980 से 2000 कर बीच में लिखाया है और छपाया है। श्री चितरंजन महतो चित्रा कर लिखल उपन्यास जिंदगी टोह जे 1985 में छपल है। एकर बादे एके झाजी सैर सगरठ, याद रखना है नाम सब, चितरंजन महतो का है जिंदगी टोह, एके झाजी का है सैर सगरठ, और उधर झाजुग में लिखा गया था किनके द्वारा, तो दसोंधी राय जी के द्वारा लिखा गया था भगजोगनी और तेतरी। डॉक्टर झाजी सैर सगरठ 2011 में झारखंड झरोखा प्रकाशक से छपल है, और झा जी का जो सैर सगरठ है वो 2011 में झरोखा प्रकाशक से छपा हुआ है। विकास काले मैंने, अब विकास काल हो गया 2000 का बाद का काल और अभी तक का काल, तो उस समय मतलब 2000 के बाद में इम्तियाज गदर कर लिखल नाटक पारसनाथ है। नाटक में आ गए हम, उपन्यास पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे नाटक नहीं होगा। विकास काले मनेक 2000 कर बाद इम्तियाज गदर कर लिखल पारसनाथ है जो उपन्यासक नजरे खरा ना है। क्यों खरा नहीं है? क्योंकि मगुर ओकरा बड़ कहानी का है पारा और न तो छोट मोट उपन्यासिका, ये छपल है 2000 में। मतलब बोल रहा है कि विकास काल में 2000 कर बाद इम्तियाज गदर का लिखा हुआ है पारसनाथ, जिसको जो उपन्यास के नजर में खरा नहीं उतरा है। क्यों नहीं खरा उतरा है? क्योंकि उपन्यास में हम लोगों ने देखा था कि जो घटना होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जबकि कहानी में घटना 3 से 4 घटना पर ही आधारित होता है। तो जो पारसनाथ है उसमें ज्यादा घटना नहीं होने के कारण इसको मतलब उपन्यास नहीं कहा जाता है, इसको बड़ा कहानी बोला जा सकता है, और नहीं तो छोटा मोटा उपन्यास कहा जा सकता है। और ये कब छपा है? तो 2000 में। फिर एक और दूसरा संस्करण, और इसका दूसरा संस्करण कब छपा? तो किसके द्वारा छपा गया? तो झारखंड झरोखा से छपल है। तो ये हमारा हो गया उपन्यास। अब देखते हैं नाटक। नाटक का स्वरूप किस तरह होता है और नाटक का लेखन परंपरा कब से शुरू हुआ है। नाटक क्या होता है? नाटक साहित्यक एगो ऐसा साहित्यक विधा है जे लिखित और अभिनीत दुओ हवे है। नाटक साहित्य का एक ऐसा साहित्यिक विधा है जो लिखित और लिखा और अभिनय दोनों होता है। इसका अभिनय भी किया जाता है। अभिनय दुओ हवे है। एकर में कौनहो कहानी कथानक के जे पात्र के माध्यम से कहल गेल है ओकरे रूपक वेशभूषा पिंध के बोले बतियाए ऐसन हाव भाव देखवे है कि देखवैया ई जान के रीझ उठे है कि ई सच ओहे लागे, ई सचे ओहे लागे। मतलब एकर में कौनहो कहानी के कथा को कथानक के जे पात्र के माध्यम से कहल गए। इसमें मतलब बोला है कोई कहानी कथा को कथानक या फिर कथानक को पात्र के माध्यम से कहा जाता है, और वो जो पात्र है वो उसी का वेशभूषा पहन के बोलता है, बात करता है, हाव भाव दिखाता है,
और इस तरह दिखाता है कि देखने वाले ये जान के रीझ उठते हैं, मतलब खुशी से झूम उठते हैं कि सच में वही आदमी है। मतलब किसी का रोल प्ले करता है तो एकदम उसी का पहन के आता है तो सबको लगता है हाँ कि वाकई में वही व्यक्ति है। एकरे लीला कहल जाए, और इसी को क्या कहा जाता है, लीला। जैसे रामलीला देखल जाए, जैसे कि रामलीला में राम का वेशभूषा पहन लिया तो देखने वाले को लगता है हाँ यही राम है, रावण का पहन लिया तो लगता है हाँ वाकई में यही रावण है। तो वही बोल रहा है कि इस तरह वेशभूषा पिंध के बोलता और बतियाता है, हाव दिखाता है कि देख भैया ई जन के रीझ उठता है कि सच्चे ओहे लागे। नाटक सफलता रंगमंच पर हवे है, और नाटक का जो सफलता है वो रंगमंच पे होता है। मैंने एक नाटक सफल है जो रंगमंच पर देखल जा पा रहे। नाटक लिखा गया है लेकिन उसको अगर आप रंगमंच पे नहीं दिखा सकते हैं तो वो सफल नाटक नहीं माना जाता है। जिसको हम लोग रंगमंच में सफलतापूर्वक दिखा सकते हैं वही नाटक सफल होता है। आज नाटक का दो रूप है। अभी आज मतलब अभी वर्तमान समय में नाटक का दो रूप है। एक जो लिखल जा है और जकरा पढ़ल और पढ़ल जा है। एक हो गया जिसको लिखा जाता है और पढ़ा और पढ़ाया जाता है, और दूसर जो रंगमंच में देखवल जा है। और दूसरा हो गया जो रंगमंच में दिखाया जाता है, जिसको मंच में अभिनय किया जाता है। जे नाटक देखवल जा है बा खेलल जा है और खातिर रंगमंच हवे जरूरी है, और जो नाटक को दिखाया जाता है या फिर खेला जाता है, प्ले किया जाता है, उसके लिए रंगमंच होना जरूरी है। अब है नाटक तत्व। नाटक का भी तत्व है, जिस प्रकार कहानी का तत्व पढ़े उपन्यास का, तो सेम उसी तरह है, आप लोगों को खाली थोड़ा थोड़ा चेंज करना होगा। कथा वस्तु देखते हैं। कथा वस्तु होगा, पात्र होगा, कथोपकथन होगा, और देश काल, उद्देश्य और शैली, और इसमें एक ऐड होता है अभिनेता। देखते हैं क्या क्या है। कथा वस्तु नाटक कथानक के कथा वस्तु कहल जा है। नाटक का जो कथानक होता है उसी को कथा वस्तु कहा जाता है। नाटक कथा वस्तु इतने बड़ हवे चाहिए कि वो रंगमंच पर देखल जाए पारे, 2-3 घटना के भीतर खत्म हवे पारे। मतलब पूरा नाटक का जो कथा वस्तु है वो इतना ही मतलब बड़ा होना चाहिए कि हम लोग उसको रंगमंच में, मतलब मंच में उसको दिखा सकते हैं, और ये 2-3 घटना के भीतर में ही खत्म हो जाना चाहिए। हर पात्र क्या हो गया कि हर कहानी कथा कोनो पात्र कर हवे है। हर कहानी या कहानी कथा में कोई ना कोई पात्र होता ही है। नाटकों कर पात्र में एगो मुख्य पात्र जकरा नायक कहल जाए। नाटक में भी एक मुख्य पात्र होता है जिसको नायक कहा जाता है, नायक मतलब हीरो, और दूसरा प्रतिनायक पात्र, और दूसरा जो उसके उल्टा होता है वो खलनायक पात्र हवे चाहिए। जे नायक के संघर्ष करे खातिर उकसावे, माने नायक के काम में बाधा डाले हैं। नायक कर संगे संगे कहीं नायिका वो हवे है जे नायक कर बहू या प्रेमिका हवे है। मतलब बोरा पात्र हर कहानी में होता है, उपन्यास में होता है, तो नाटक में भी उस तरह एक पात्र होता है जिसको नायक कहा जाता है, और दूसरा प्रतिनायक पात्र होना चाहिए जो नायक को संघर्ष करने के लिए उकसाता है, मतलब नायक के काम में बाधा डालता है, तभी ना कहानी में इंटरेस्ट आएगा या नाटक में। और नायक के साथ साथ कहीं कहीं नायिका भी दिखा, कोई नाटक में बिना नायिका का भी होता है, मतलब हीरोइन बिना हीरोइन का भी होता है, और कोई नाटक में हीरोइन भी रहती है। जो नायक का क्या हो सकती है, बहू मतलब पत्नी भी हो सकती है, या फिर प्रेमिका भी हो सकती है। संवाद या फिर कथोपकथन, तो आप लोग एक ही याद रखिएगा, कथोपकथन याद रखें तो हर जगह कथोपकथन याद रखिए। केवल ये याद ध्यान में रखना है किसी को संवाद कहते हैं, कथोपकथन को। बातचीत के कथोपकथन या संवाद कहल जाए। कथोपकथन 2 रकम के है, स्वकथन और पराकथन। जो कथोपकथन होता है वो दो जैसा होता है, स्वकथन या फिर पराकथन। माने कखन पात्र अकेले या माने कखन पात्र अकेले या अपने आपन बारे या दोसर कर बारे बतिया है, और है आत्मकथन हवे। 2 जैसा हो गया। स्वकथन में तो खुद से कह रहा है, कोई बात को अपने आप बोल रहा है, सोच रहा है, स्वकथन हो गया। और पराकथन वो किसी दूसरे से बात कर रहा है तो वो पराकथन हो गया। देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण नाटक जुनजुना तत्व लागे, मतलब जरूरी तत्व लागे। पात्र के व्यक्तित्व में निखार लाने, कथा वस्तुए स्वाभाविकता लाने और वस्तु स्थिति सही चित्रण खातिर देश काल और वातावरण पर ध्यान रख पड़े। तो आप लोग इसको भी आप लोग वही जो सिंपल लाइन आप लोग को याद हो जा रहा है, जैसे कहानी वाला आप लोग को ठीक लगा तो उसी को याद कर लीजिए, फिर भी इसका मतलब हम समझा दे रहे हैं।
जो देश काल है और पर्यावरण है वो जरूरी तत्व है। पात्र का व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए, कथा वस्तु में स्वाभाविकता लाने के लिए और वस्तु स्थिति सही चित्रण करने के लिए देश काल और वातावरण पर ध्यान रखना पड़ता है। उद्देश्य क्या है कोई भी नाटक लिखने के पीछे? तो नाटक उद्देश्य खाली मनोरंजन न्याय मंतुक समाज सुधार और मानव कल्याणक भाव निहित रहे है। भाव निहित रहे मतलब भाव भी निहित रहता है। नाटक का केवल उद्देश्य मनोरंजन के लिए नहीं होता है, बल्कि समाज सुधार और मानव कल्याण, जो कल्याण लिखा है कल्याण का भाव निहित रहता है। श्याम सुंदर दास कहलहत, श्याम सुंदर दास का कहना है कि उन करे शब्द नाटकों का सबसे बड़ा उपयोग नैतिक उन्नति और समाज कल्याण में होता है। उनका शब्द क्या कहे हैं? तो नाटकों का सबसे बड़ा उपयोग नैतिक उन्नति और समाज कल्याण में होता है। शैली देखते हैं तो शैली साहित्यकारक भावक अभिव्यक्ति माध्यम लागे, भाव भाषा शब्द योजना माने यहाँ योजना को बोल रहे हैं, ये योजना है। वाक्य का बनावट, ध्वनि लय छंद विधान हैन तैन शैली का रूप लगा। शैली का रूप क्या हो गया? भाव भाषा शब्द का योजना, वाक्य का बनावट किस प्रकार होगा, ध्वनि लय किस प्रकार होगा, छंद विधा, ये सब शैली का रूप है। मतलब यही सब को शैली लिखने का जो तरीका होता है वही शैली है। शैली से ही पाठक और देखवैया भाव विभोर है के आनंद रस पावे। और शैली से ही, और इसका शैली अगर अच्छा होगा, समझने लायक होगा, तभी कोई देखेगा सुनेगा और उसी से भाव विभोर होगा और आनंद उसको मिलेगा। फिर है अभिनेता। नाटक का मुख्य उद्देश्य अभिनेता है। अभिनय खातिर रंगमंच जरूरी है और नाटक का जो मुख्य उद्देश्य है वो अभिनेता है और इसके लिए रंगमंच आवश्यक है। अब नाटक लिखने का जो परंपरा है कब से शुरू हुआ? तो श्रीनिवास पनोरी जी के लिखल पहिल नाटक नाम है उद्भासल कर्ण और दूसर छपल नाटक नाम है चाबीकाठी। ये जो नाटक लिखने का परंपरा भी पानुरी युग से ही शुरू हुआ है। और पानुरी जी जब पहला नाटक लिखे थे उनका नाम है उद्भासल कर्ण और दूसरा उनका छपा हुआ नाटक है चाबीकाठी। उद्भासल कर्ण नाटक 1963 ईस्वी लिखल लागे। एकर कथानक महाभारत करे और प्रमुख पात्र कर्ण है। इसका जो कथानक है मतलब इसका जो कथा वस्तु है वो क्या है? महाभारत का ही ऊपर, मतलब महाभारत को ही उठा के इसमें लिखा गया है। और प्रमुख पात्र कौन है? कर्ण है। कर्ण का जो कहानी था उसी को इसमें लिखा गया है। इन नाटक के मोटे 11 दृश्य है और इसमें मोटे मतलब इसमें लगभग 11 दृश्य है। एकर कथा वस्तु महाभारत पे करे है और इसका कथा वस्तु वही लाइन लिखा है महाभारत का ही है। श्रीनिवास पनोरी जी की दूसरा नाटक चाबीकाठी है जो मौलिक है और श्रीनिवास पनोरी जी का दूसरा नाटक हो गया चाबीकाठी जो एक मौलिक नाटक है। एकर कथा वस्तु साहूकारक सूदखोरी ठेपा लगाए के जमीन हथियावे और ऐतिहासिक भाव लेके पात्र कालूराम है। और इसमें कहानी इसका कथा वस्तु क्या है? तो इसमें कोई साहूकार को दिखाया है, उसका सूदखोरी ठेपा लगा के जमीन हथियाना और ऐतिहासिक का भाव लेके एक पात्र कालूराम के बारे में इसमें बताया गया है। एकर मुख्य पात्र शंभू नामक एगो पढ़ल लिखल युवक है और इसका जो मुख्य पात्र है वो शंभू है जे ई शोषण के विरोधे खड़ा हुआ और यही शंभू जो है वो कालूराम के शोषण के विरुद्ध खड़ा होता है। यानी एकर में शोषण से मुक्ति का भाव है। मतलब ये जो नाटक है उसमें शोषण से मुक्ति का भाव है। नवजुगक पानोरी युग। लेखक मेनक पानोरी जी के संगी विश्वनाथ दसोंधी राज्य अजगर नाटक लिखल हत जकरा लुहाटिक संपादक गिरधारी गोस्वामी खुट्टी जी 2004 में छपवल हत। और नवजुग या फिर पानोरी युग लिख सकते हैं। लेखक मनक पानोरी जी का संगी, ये जो लाइन है बार बार आ रहा है कि पानोरी जी का संगी कौन थे? तो विश्वनाथ दसोंधी राय जी। उनके द्वारा अजगर नाटक लिखा गया था जिसको लुहाठी के संपादक, लुहाठी पत्रिका का संपादक कौन हो गया? तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खुटी। वो क्या किए हैं? 2004 में छपवाए हैं। एकर में गांव के जमींदार, जो अजगर नाटक है उसमें गांव का जमींदार, मंदिरक पुजारी और थाना दरोगा अजगर कहा गया। अजगर नाटक में किसको किसको अजगर कहा गया? तो गांव का जमींदार को, मंदिर का पुजारी को और थाना का दरोगा को अजगर कहा गया है। छपाई के अगवाइल नाटक डाह नाटक है और उसके बाद कौन सा नाटक छपाया? डाह, जो सुकुमार जी के लिखल लागे। डाह मतलब जलन होता है और ये किसके द्वारा लिखा गया? सुकुमार जी के। ये नाटक छपाइल है 1992 में और ये कब छपा है? 1992 में। ई नाटक गांव पर जोरवा लौकिक में डाह जखन जन्म ले है तो बर्बाद करके छोड़े हैं।
इ नाटक में दिखाया गया है कि जब गांव के आदमी पर जोरवा मतलब दूसरों से जलने वाला आदमी के मन में डाह जन्म ले लेता है तो वो बर्बाद करके छोड़ता है। गांव में जब कोई बाढ़ है मतलब विकास करने लगता है और पर जोरवा के मने जब डाह आ जाए तो वो घर फोरे कोशिश करे है। और जब गांव में कोई व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है और परजोरवा दूसरा जन से जलने वाला का आदमी का मन में जब जलन आ जाता है तो वह घर फोड़ने का हर संभव कोशिश करता है। खोटा साहित्य विकास काल 2000 कर बादे से मानल गया है। और खोटा साहित्य के विकास काल को मतलब विकास काल को हम लोग देखे थे 2000 के बाद का जो टाइम है उसको विकास काल माना गया है। एकर बाद जे बा नाटक लिखल गया वो विकास कालक सीमानाएं है और उसके बाद जो भी नाटक लिखा गया वो विकास काल के सीमा में ही है। एकर में महेंद्र प्रबुद्ध कर लिखल नाटक 3 काठ धान बेसी लोकप्रिय है और इसमें महेंद्र प्रबुद्ध जी का लिखा हुआ नाटक 3 काठ धान वो बेसी लोकप्रिय है। इन ईयर खोटा साहित्य नाटक विकास तीनों पहरे पानुरी युग, झार युग और विकास युग में लिखल गया है। मतलब बोल रहा है कि इस तरह खोटा साहित्य के नाटक का विकास तीनों पहर पानुरी युग, झार युग और विकास युग में जो लिखा गया है उस सभी में इसका विकास हुआ। नाटक रूप भी यह नियर बढ़ल है और नाटक रूप भी इसी तरह बढ़ता गया है। शुरू के नाटक से बादक नाटक में विकास पावल गया है। जो शुरुआत में पानुरी युग में जो नाटक लिखा गया था उससे अभी आने वाले टाइम में जितना नाटक लिखा गया है मतलब पानुरी युग के बाद से सब में विकास देखा गया है। अब देखते हैं हम लोग एकांकी नाटक देख लिया। अब एकांकी क्या होता है तो एकांकी साहित्य का नवा रूप लगे। एकांकी क्या हो गया? साहित्य का नया रूप है। नया रूप है ये पश्चिमी साहित्य का देन लगे। और एकांकी क्या है? पश्चिमी साहित्य का देन है। एकांकी माने एक अंक नाटक। एक अंक की नाम से पता चल रहा है इसमें एक अंक का नाटक है। दृश्य नजरे एकांकी दो रकम हवे है। अब दृश्य के नजर में देखेंगे तो एकांकी दो जैसा होता है। एक दृश्य किसी में एक दृश्य होता है और एक ले बेसी दृश्य नाटक या फिर एक से बेसी दृश्य का नाटक। एकर कथा प्रभाव जोरिया नियर बड़ा तेजी से बहे है और चाड़े आंख से लुकाए जाए। और इसका जो कथा प्रभाव है जो एकांकी चलता है वह जोरिया का पानी कितना स्पीड बहता है उस तेजी से बहता है। और चाड़े माने जल्दी से आंख से नुका जाता है मतलब ओझल हो जाता है। दूसर रकमक एकांकीय एक से बेसी दृश्य हवे है मगर 4-5 से बेसी नाय हवे चाहिए। और दूसरा जैसे एकांकी में जिसमें हम लोग देखे कि एक से बेसी दृश्य होता है तो उसमें एक से ज्यादा दृश्य होता है लेकिन दृश्य 4-5 से बेसी नहीं होना चाहिए। दृश्य लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं एकांकी का तत्व। वही सेम तत्व है। कथा वस्तु, पात्र चरित्र, कथोपकथन, भाषा शैली, उद्देश्य और देशकाल वातावरण। तो कथा वस्तु क्या हो गया? एकांकीय कथा वस्तु ढेर लंबा नाय मगर कम घटना रहे है। एकांकी में जो कथा वस्तु है वो ढेर हो गया। ढेर लंबा नहीं होता है मगर लेकिन कम घटना एकांकी का कथा वस्तु ढेर लंबा नहीं होता है बल्कि कम घटना रहता है। एक दृश्य एकांकीय एक घटना और बेसी से बेसी मगर ढेर घटना कथानक है उ नाटक बन जाए। एक दृश्य एकांकीय एक घटना और बेसी से बेसी रहने से क्या होगा? वो क्या कहते हैं? ढेर घटना कथानक है उ नाटक बन जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर वो होगा दृश्य तो वो नाटक बन जाएगा। से रचनाकार के एकर पर ध्यान रखे पड़े हैं। नाटक में ज्यादा घटना होता है लेकिन एकांकी में ज्यादा दृश्य होने पर वो क्या बन जाएगा? नाटक बन जाएगा। इसलिए इसको एक रचनाकार को ध्यान रखना पड़ता है कि ज्यादा दृश्य नहीं होना चाहिए। पात्र चरित्र एकांकी में बेसी से बेसी 4-5 पात्र हवेक चाहिए। एकांकी में कितना पात्र होना चाहिए? तो लगभग 4 से 5। एक दृश्य एकांकीय नाटक कर संगे प्रतिनायक नाय हवे है मगर एक से बेसी दृश्य में प्रतिनायक रहे। एक दृश्य का जो एकांकी हो गया एक ही दृश्य है जिस एकांकी में उसमें नायक के साथ प्रतिनायक मतलब खलनायक नहीं होता है लेकिन एक से बेसी दृश्य अगर है तो उसमें खलनायक रहता है। कथोपकथन एकांकी कर कथोपकथन में रोचकता रहे चाहिए कहे कि ई नाटक और जान लगे।
एकांकी का कथोपकथन में रोचकता होना चाहिए, मतलब रोचकता होना चाहिए, क्योंकि वही एकांकी का जान है। भाषा शैली, एकांकी कर भाषा सहज और सरल हैवेक, यहाँ हैवे होगा। नहीं है, सरल अगर है हेले, सुनवैया के प्रभावित कर है, औकर पर देखवैया और सुनवैया दुओ और आनंद उठा हुआ है। अगर एकांकी का भाषा शैली सरल और सहज होता है तो उसको वो सुनवैया को प्रभावित करता है, औकर पर देखवैया और सुनवैया दुइयों औकर आनंद उठा हुआ है, और इसमें देखवैया और सुनवैया दोनों आनंद उठाता है। एकांकी बिना उद्देश्य न हवे है, सबके उद्देश्य निश्चित रहे। और एकांकी का भी ये भी बिना उद्देश्य का नहीं रहता है, इसका भी कोई ना कोई उद्देश्य निश्चित रहता है। अब है देश काल और वातावरण। नवा परिया का नाटक तो नवा समस्या लेके लिखल चाहे। नवा परिया मैंने नया काल में नाटक जो भी लिखा जाता है वो नया समस्या को लेके लिखा जाता है। रचनाकार जो वातावरण में रहे है, जो अनुभव करे है, ओकरे रचनाएं रखे है। और रचनाकार जिस वातावरण में, जैसे पहले लिखाया गया है तो उस तरह का, उस समय जिस तरह का वातावरण होगा उस तरह से लिखाया जाएगा। तो वही बोल रहा है कि मतलब देश काल और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। रचनाकार जिस वातावरण में रहता है उससे अनुभव करता है और उसी को अपना रचना में रखता है। एकांकियों का संग है, वह बात लागू हो रहा है। सेम एकांकी में भी वही बात होता है, मतलब जिस प्रकार नाटक में बात होता है उसी प्रकार एकांकी में भी होता है। अब खोट्ठा एकांकी लेखन परंपरा और विकास। खोट्ठा शिष्ट साहित्य में एकांकी लिखक शुरुआत तो श्रीनिवास पानोरे जी के मानल जाए पारे, और इसमें भी जो शिष्ट साहित्य में एकांकी लिखने का शुरुआत है उसको भी श्रीनिवास पानोरे जी को ही माना जा सकता है। मगुर, लेकिन उनका लिखल नाटके अंक का नाम नहीं है, लेकिन उनका जो लिखा हुआ एकांकी है उसमें अंक का नाम न है और दृश्य बेसी है, और उसमें दृश्य भी ज्यादा है। तकर चलते उनका एकांकी लेखक न मानल जाए पारे। और वो जितने भी नाटक लिखे हैं उसमें क्या है कि अंक का नाम नहीं लिखा है। किसी ने कहा था कि चाबी काठी, तो चाबी काठी उन्हीं का लिखा है, और यहाँ साफ लिखा है कि उसमें अंक का नाम ही नहीं लिखा है कि वो एक अंक का है कि क्या है। और दृश्य भी बेसी रहता है और दृश्य भी ज्यादा, जैसे चाबी काठी में 20 दृश्य था। तकर चलते उनका एकांकी लेखक न मानल जाए पारे। वही चलती उनको मतलब पानोरे जी को एकांकी लेखक नहीं माना जा सकता है। एकांकी लेखक परंपराएं सबले आगू भोलाराम महतो कर लिखल एकांकी बेटवा पुतहिया तितकी 1983 अंक में छपल रहे। और एकांकी लेखक परंपरा में सबले आगू जो है वो भोलाराम महतो का नाम आता है, और उनका लिखा हुआ एकांकी क्या है, बेटवा पुतहिया, और वो तितकी पत्रिका में 1983 में छपा है। और बाद वो एकांकी आर कहूं न छपल, और उसके बाद जो तितकी में छपा उसके बाद ये एकांकी और कहीं नहीं छपा। एक बाद 1985-86 में राम टहल औहदार मैलाइल हवा एकांकी नाटक लिख के एमए में अपनी रचना पत्र में जमा करल रहत, जे किताब रूपे 1997 में छपल। उसके बाद 1985-86 में राम टहल औहदार जी के द्वारा मैलाइल हवा एकांकी लिखा गया, जो कि एमए में एक अपनी रचना पत्र है, उसमें उन्होंने जमा किया था, और 1997 में ये किताब के रूप में छपा है। यह पहर बीरबल महतो कर, और इसी समय बीरबल महतो का कुरई कलवा एकांकी लिखल, और उसी समय बीरबल महतो जी के द्वारा कुरई कलवा एकांकी लिखा गया। शांति भारत लिखल फूल एकांकी 10 क्लास किताबें शामिल कर गए, और शांति भारत जी के द्वारा फूल एकांकी लिखा गया है, जिसको 10 क्लास की किताब में शामिल किया गया है। महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर जी के जोंक, महेंद्र नाथ गोस्वामी जी सुधाकर जी का क्या लिखा है, तो जोंक नामक किताब झरोखा प्रकाशन रांची से छपल है। एकर में 6 गो एकांकी शामिल है, और जोंक जो बुक है उसमें 6 गो एकांकी शामिल है। बेटवा पुतहिया में पारिवारिक समस्या पर लिखल गया है, और बेटवा पुतहिया जो है भोला महतो के द्वारा लिखा गया है, जिसमें भोला महतो ही जी है ना, भोलाराम महतो, और उनके द्वारा जो लिखा गया है वो पारिवारिक समस्या पर लिखा गया है। नाम से पता चल रहा है बेटा पुतहू, तो ये पारिवारिक समस्या पे है। फूल एकांकी है शांति भारत विपत्ति में फूल, यहाँ जो फूल है ये सहिया वाला फूल है, उसका कर्म बुझावल है,
और फूल वाला में उन्होंने फूल का बारे में बताया, मतलब सहिया के बारे में। मनपूरन गोस्वामी का लिखल आपन मंगल, मनपूरन गोस्वामी जी का लिखा गया है आपन मंगल एकांकी में कानापतियारी भावक वासनवादी विचार के रखल गया है, और आपन मंगल में कानापतियारी भाव को रखा गया है। एकर में देखल गया है कि बाभने का बेटा, इसमें क्या दिखाया गया कि बाभन मैंने ब्राह्मण का बेटा बिना पढ़ लो पंडित कहाहत, और दोसर कर बेटा कतनो पढ़ ले वो बाभन कर गोड़ धारवे करत, और दूसरा का बेटा कितनो पढ़ ले वो बाभन का पैर पढ़वे करता है। अब देखते हैं खोट्ठा आत्मकथा स्वरूप और लेखन परंपरा। खोट्ठा में आत्मकथा का स्वरूप किस प्रकार से है और कब से लिखा गया? तो लेखक आपन जीवनी आपने लिखे हैं, लेखक आपन जीवनी आपने लिखे है, ओकरा आत्मकथा कहल जाए, मतलब अपना कथा खुद लिखता है, उसी को क्या कहा जाता है? आत्मकथा। एकर में वो आपन बीतल क्या लिखता है, तो उसमें अपना बीता हुआ सुख दुख एक अनुभव के आधारे लिखे है। इसमें अपने ऊपर जो बीता है उसका सुख दुख उसी के अनुभव के आधार पर लिखता है। ई नियर आत्मकथा लेखक आप बीती और जग बीती बात लगे, और इस तरह आत्मकथा लेखक का आप बीती मतलब अपने आप पर बीतता है या फिर उसका जग बीती बात है। आत्मकथा एक नियर जीवनीय लागे, आत्मकथा एक तरफ से जीवनी ही है, मगर जीवनी दोसर कोई लिखे है, जबकि आत्मकथा अपने से लिखल जाए। बोल रहा है कि आत्मकथा एक तरफ से जीवनी ही है, लेकिन जीवनी दूसरा कोई लिखता है, जबकि आत्मकथा अपने स्वयं लिखते हैं। जैसे कि हम कुछ अपने बारे में लिख रहे हैं तो वो आत्मकथा हुआ, और मेरे बारे में अगर कोई लिख रहा है तो वो जीवनी हो गया। खोट्ठा में आत्मकथा विधा पर अखन तक कोई रचना नखे लिखायल, और आत्मकथा विधा पर खोट्ठा में अभी तक कोई रचना नहीं लिखाया। हाँ, महेंद्रनाथ गोस्वामी सुधाकर जी आत्मकथा संकलन 2017 में बहरवे मन बनाए के कुछ संकलनों करला, मगर वो अखन तक छपल न है। लेकिन महेंद्रनाथ गोस्वामी जी सुधाकर वो आत्मकथा संकलन 2017 में बढ़ाने का मन भी बनाए थे, बहराने मैंने प्रकाशित करने का या लिखने का मन भी बनाए थे, कुछ संकलन भी किए, कुछ जोड़े भी, मगर अभी तक वो छपा नहीं है। ई नियर ई विधायक खोट्ठा रचना शून्य है, मतलब इसके बारे में अभी कोई रचना नहीं है आत्मकथा के बारे में, तो इसके बारे में बस इतना ही लिखना था, इतना ही है, कुछ है ही नहीं, तो आगे क्या पढ़ेंगे। अब खोट्ठा शब्द चित्र व रेखा चित्र स्वरूप एवं लेखन परंपरा। शब्द चित्र व रेखा चित्र, शब्द चित्र बोलिए या फिर रेखा चित्र गद्य साहित्य का एगो विधा लागे, जकर अंग्रेजी स्केच कहल जाए। शब्द चित्र या रेखा चित्र गद्य साहित्य का एक ऐसा विद्या है जिसको अंग्रेजी में स्केच कहा जाता है, मगर स्केच चित्रकला कर अंग लागे। लेकिन जो स्केच है, अंग्रेजी में शब्द चित्र को स्केच कहा जाता है, लेकिन जो स्केच है वो चित्रकला का अंग है, जकर में चित्रकार लकीर खींच के कोनो चीज वस्तु व्यक्ति बा कोनो दृश्य छापा उखरवल जाहे। मगर साहित्य जकरा रेखा चित्र कहल जाए, ओकर में कम से कम शब्द कलात्मक ढंगे कोनो चीज वस्तु बा दृश्य के वर्णन करल जाए। मतलब बोल रहा है कि जो शब्द चित्र या रेखा चित्र है गद्य साहित्य का एक ऐसा विद्या है जिसको अंग्रेजी में स्केच कहा जाता है, लेकिन स्केच चित्रकला का अंग है, जिसमें चित्रकार लाइन खींच के या फिर कुछ मतलब चीज वस्तु व्यक्ति या फिर कोई दृश्य को फोटो बनाता है। मगर साहित्य में जिसको रेखा चित्र कहा जाता है उसमें कम से कम शब्द में कलात्मक ढंग से कोई चीज या वस्तु को इस मतलब वर्णन किया जाता है। एकर साधन शब्द रहे हैं रेखा ना, और इसमें रेखा इसका रेखा चित्र नाम है, लेकिन रेखा नहीं, इसमें शब्द के द्वारा इतना कम शब्द में लिखा जाता है, मतलब किसी का वर्णन किया जाता है कम से कम शब्द में, तो वो रेखा चित्र कहलाता है या फिर शब्द चित्र। कहानी से शब्द चित्र बेसी मेल रहे हैं, कहानी से शब्द चित्र बेसी मेल खाता है, मतलब मिलता है, से चलते ढेर कोई कहानी और शब्द चित्र के फर्क नाय करे पारहत, और इसी के चलते बहुत कोई कहानी और शब्द चित्र में फर्क मतलब अंतर नहीं करने सकता है, और शब्द चित्र के कहानी बा कहानी के शब्द चित्र कह देहत। और क्या करता है, शब्द चित्र को कहानी बोल देता है या फिर कहानी को शब्द चित्र कह देता है। रेखा चित्र में कहानी गहराई का अभाव रहे है, जबकि कहानी में कौनो न कौनो कहानी जरूरी रहे है। रेखा चित्र में कहानी का जो गहराई है उसका अभाव पाया जाता है, लेकिन कहानी में कोई ना कोई कहानी जरूर रहता है। शब्द चित्र के विवरणात्मक, वर्णनात्मक और व्यंग्यात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप में बांटल गया है। शब्द चित्र को विवरणात्मक, वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप में बांटा गया है। खोट्ठा शब्द चित्र लिखे शुरुआत 1980 कर बाद शुरू हैल है,
मगुर एखन तक मोटे 2 शब्द चित्र कर पता चले हैं। तो शायद बोल रहे मतलब बोल रहा है कि खोट्ठा में शब्द चित्र लिखने का शुरुआत 1980 के बाद से शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक मात्र मोटे मतलब मात्र या फिर लगभग 2 शब्द चित्र का ही पता चला है। पहल शब्द चित्र एके झा जी का पुटू और पालू है नामे लिखल है, जो इंटर क्लास की किताब है खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह में छपल है, और जो कि ये इंटर क्लास की किताब में खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह में छपा है। और दूसरा शब्द चित्र बीएन ओहदार का है रईस्का नाम से लिखल है, जो 9 क्लास की किताब है 2 डायर परासपुर में छपल है। ये 2 झा जुगे खोट्ठा साहित्य में है। एक हो गया, अभी तक मात्र 2 ही शब्द चित्र का पता चला है। पहला शब्द चित्र एके झा जी का पुटू और पालू हो गया, जो कि इंटर क्लास की किताब खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह में छपा है, और दूसरा शब्द चित्र बीएन ओहदार जी का है रईस्का नाम से, जो कि 9 क्लास में 2 डायर परासपुर में छपा है। और इस तरह इस युग में झा युग में खोट्ठा ये 2 और ये दोनों झा युग खोट्ठा साहित्य में ही है, मतलब उसी समय छपा गया है। अब आता है खोट्ठा जीवनी देखते हैं। तो कोई खास लौकिक मतलब विशिष्ट व्यक्ति, खास मतलब विशिष्ट व्यक्ति जीवन वृत्त के जीवनी कहल जाए। किसी खास व्यक्ति का अगर जीवन के बारे में लिखा जा रहा है तो उसको जीवनी कहा जाता है। जीवनी व जीवन चरित्र में मानुषक बाहरी और भीतरी 2 गुण के लेखा जोखा करल जाए। और जीवनी में मनुष्य के कोई भी मनुष्य का 2 गुण होता है, बाहरी और भीतरी गुण, तो दोनों गुण का लेखा जोखा किया जाता है। जे लौकिक जीवनी लिखल जाए वो इतिहास, साहित्य, राजनीति, विज्ञान व धार्मिक नजरे महान हवक चाहिए। अब मेरा और आपका जीवनी नहीं लिखेगा, कोई ऐसा व्यक्ति का लिखा जाएगा जो इतिहास, साहित्य, राजनीति, विज्ञान या धर्म के नजर में महान होना चाहिए। साहित्यकारक जीवनी लिखे खातिर ओकर लिखल रचना, डायरी, पत्र, ओकर से लेल इंटरव्यू, ओकर से जुड़ल लोग से मिलल सामग्री और ओकर निवास ठाव के देख के लिखल जीवनी बेसी प्रमाणिक और पुष्ट मानल जाए। साहित्यकार जीवनी लिखते हैं उसमें ओकर लिखल रचना, किसी साहित्यकार का अगर जीवनी लिखा जाता है तो उसमें उसका लिखा हुआ रचना, उसका डायरी, उसका पत्र, उसका जो इंटरव्यू हुआ है, उससे जो लोग जुड़े हैं, उससे मिला हुआ सामग्री और ओकर निवास, जहां वो निवास करते हैं उसको देख के जो लिखा जाता है वही ज्यादा प्रमाणिक और पुष्ट माना जाता है। जीवनी लेखक के वो सब घटना कर जानकारी रखे चाहिए। जीवनी लेखक मतलब जो जीवनी लिख रहे हैं, उस लेखक को, जो जीवनी लिखते हैं मतलब वो लेखक को सब घटना मतलब उन सब घटना की जानकारी रखना चाहिए जो ओकर जीवन में घटल है, जो उसके जीवन में घटल है, मतलब जिसके बारे में लिख रहे हैं उसका जीवन में घटा है, और ओकरा उ सिलसिलेवार रखे चाहिए, क्रमबद्ध रखना चाहिए, ताकि पढ़वैया के उ घटना सबके पढ़े के जिज्ञासा बनल रहे। और क्रमवार रखना चाहिए ताकि पढ़ने वाले का जो पढ़ रहा है वो घटना सबको पढ़ने का जिज्ञासा मतलब बना रहेगा। प्राय जीवनी लौकिक मॉरल बाद लिखल जाए, और प्राय जीवनी जो है आदमी के मरने के बाद लिखा जाता है, मगर ये बंधन सीमा नख है। ऐसा ही जरूरी नहीं है कि मरेगा आदमी उसके बाद ही उसका जीवनी लिखा जाएगा, कोई बंधन नहीं है। आजकल साहित्य किताबें जियत लोगों का जीवनी लेखक कवि परिचय रूपे दिल जा है। और आजकल क्या होता है कि साहित्य किताब में जियत मतलब जिंदा लोग का जीवनी लेखक कवि परिचय के रूप में, अभी जैसे कि हम लोग कवि परिचय पढ़ रहे थे, कोई कवि जिंदा है, कोई मर चुके हैं, तो कवि परिचय के रूप में भी उनका जीवनी लिखा जाता है। खोट्ठा साहित्यों में जीवनी लिखल है और एकर शुरुआत 1980 ईस्वी के बाद ले शुरू है। खोट्ठा साहित्य में भी जैसे हिंदी साहित्य में जीवनी लिखा जाता है, उस प्रकार खोट्ठा साहित्य में भी जीवनी लिखाया है, और इसका शुरुआत 1980 के ईस्वी के बाद से शुरू हुआ है। खास करके खोट्ठा इतिहास, साहित्य और राजनीति से जुड़ल लोग पर जीवनी लिखल गया है। और खास करके किसके ऊपर लिखा गया है, तो खोट्ठा का इतिहास से, साहित्य से और राजनीति से जुड़ा हुआ लोगों पे जीवनी लिखा गया है। इतिहास पुरुष में जैसे क्या हो गया, इतिहास पुरुष में शेख भिखारी पर पारसनाथ महतो, शेख भिखारी के ऊपर पारसनाथ महतो जी के द्वारा लिखा गया है। बिरसा मुंडा पर एके झा जी और तिलका मांझी पर बीएन ओहदार जी जीवनी लिखल है। तो इसको आप लोग कुछ याद रख लीजिएगा कि पारसनाथ के बारे में, शेख भिखारी के बारे में पारसनाथ जी लिखे हैं, बिरसा मुंडा के बारे में एके झा जी जीवनी लिखे हैं, और तिलका मांझी पर बीएन ओहदार जी लिखे हैं। राजनेता तो हजारीबाग पहल सांसद राम नारायण सिंह पर जयवीर साहू
और हजारीबाग का पहला सांसद राम नारायण सिंह, इनके ऊपर जयवीर साहू ने लिखा है, और विनोद बिहारी महतो पर श्याम सुंदर महतो जी जीवनी लिखल है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है। साहित्यकार, खोट्ठा साहित्यकार पर जीवनी लिखल है। अब जो खोट्ठा साहित्यकार है उसके ऊपर लिखा गया है, तो बरवड्डा सटा हुआ होगा, बरवड्डा का अक्षय बोर, मतलब ये श्रीनिवास पनोरी जी को कहा गया है, और ये लिखा कौन है? शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के बारे में परितोष कुमार प्रजापति जी ने लिखा है, और विश्वनाथ दसोंधी राज्य के ऊपर मतलब इनकी जीवनी श्याम सुंदर केवल रवि के द्वारा लिखा गया है। अब है खोट्ठा यात्रा वृतांत, स्वरूप एवं लेखक परंपरा। यात्रा वृतांत हिंदी शब्द लागे, यात्रा वृतांत जो है हिंदी शब्द है, एकरे खोट्ठा यात्रा वृतांत रूपे रूढ़ करल गया है, और इसी को खोट्ठा में अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यात्रा वृतांत। ऐसे खोट्ठा यात्रा माने मेला हवे है, और ऐसे मतलब ऐसे तो खोट्ठा में यात्रा का मतलब मेला होता है, जकरा देखे बा घूरे ले जायल जा है, जिसको यात्रा को क्या करने जाते हैं? देखने के लिए या फिर घूरने के लिए जाते हैं, मतलब घूमने के लिए जाते हैं। हिंदी हूँ मतलब हिंदी में भी यात्रा माने हवे है देखे खातिर कोई दोसर जगह जाइक, मतलब एकरा भ्रमण भी कहल जाए। हिंदी में भी यात्रा का मतलब होता है देखने के लिए कोई दूसरा जगह जाना, इसको भ्रमण भी कहते हैं। यात्रा लोग घूरे फिरे मनोरंजन खातिर जाए, और यात्रा लोग किस लिए जाता है? घूमने फिरने मनोरंजन के लिए जाता है। ऐसे यात्रा कर कई उद्देश्य हवे हैं, और ऐसे भी यात्रा का बहुत ज्यादा उद्देश्य होता है, जैसे मनोरंजन के लिए, भ्रमण के लिए, तीर्थ देखने सुनने हेन तेन मतलब इत्यादि। यात्रा आदमी क्यों जाता है? मनोरंजन के लिए जाता है, घूमने जाता है, तीर्थ करने जाता है, या फिर कोई जगह देखने सुनने के लिए जाता है। हुआ देखल बादे लोके जो अनुभव कर है, और कोई घूमने गया और वहां जो देखा या फिर अनुभव किया, ओकरे स्मरण शक्ति से जब लिख दे है, और वही याद करके जब कोई लिख देता है, और यात्रा वृतांत कहा है। मतलब कहीं आप घूमने गए और जो भी देखे उसको अगर आप लिख रहे हैं, तो वही यात्रा वृतांत कहा जाता है। एकर में खास करके लेखक अपन बेस बेकार अनुभूति के रखे हैं, और इसमें लेखक खास करके क्या रखता है? उस जो यात्रा के दौरान उसके साथ जो भी कुछ अच्छा हुआ या फिर जो भी कुछ बुरा हुआ, उस अनुभूति को वो लिखता है। बेस माने लेखक उस जगह कर अच्छाई, मतलब उस जगह का अच्छाई, हुआ के लोग के हाव भाव, आचार विचार व्यवहार के रखे है। आचार विचार को रखता है, व्यवहार को रखता है, हाव भाव को रखता है, संगे संगे उस जगह कर प्राकृतिक सुंदरई और उस जगह का प्राकृतिक चित्रण भी करता है, जो ओकरा अपन भाटे ललचाई के नियर खींचे है, और मतलब इस सुंदरता को लिखता है जो उसको अपने तरफ ललचा के खींचता है। इन सब के लिखे के पढ़वैया के मने ललक भाव जगे है। इस सब के लिख के ये सब जो रहता है लिखता है, तो जो हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग का मन में क्या होगा? एक ललक जगेगा। यात्रा वृतांत के साहित्य यात्रा साहित्य कहल जाए, और यात्रा वृतांत को साहित्य में क्या कहा जाता है? यात्रा साहित्य कहल जाए, जकर में हठे लिखल तत्व राखल गेल है। और यात्रा वृतांत का सब तत्व अलग है, कहानी उपन्यास बाकी सबका सेम था, इसका अलग है, ध्यान रखना है। पहला हो गया स्थानीयता, तथ्यपरकता, आत्मीयता, व्यक्तिकता, कल्पना प्रियता और रोचकता। ये सब क्या हो गया? यात्रा वृतांत का तत्व।